Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. हम लौट आए हैं, साथ में लाए हैं एक नेह निमंत्रण। आपकी प्यारी दुलारी लल्लन टॉप टीम आपके बीच आ रही है। लल्लन टॉप अड्डे में खूब सारी मस्ती होगी, कला और कलाकारों का मंचन होगा और होंगे मिलने बतियाने के भरपूर मौके। तो देश में दुनिया में जहां भी हैं, बोरिया बिस्तर उठाइए और चले आइए, क्योंकि कैलेंडर पर आ रही हैं वो तारीख जब हमारा और आपका वार्षिक उत्सव होता है। दुनिया जहां के सितारे लल्लन टॉप के अड्डे में मंच पर आते हैं और ये मंच खास इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एंकर सवाल नहीं पूछते हैं, यहाँ आपको अपनी पसंदीदा हस्तियों से सवाल पूछने का मौका मिलता है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। फिर भी मन नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो ऑन द स्पॉट गेट पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक वैलिड आईडी प्रूफ लाना होगा, लेकिन तब समय ज़्यादा लगेगा, कतार हो सकती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम से रजिस्ट्रेशन करवा लो। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है ये लल्लन टॉप अड्डा। अड्डे का न्योता आपको पहुंचे और जो तमाम लोग आ रहे हैं उनके बारे में सूचना आपको लल्लन टॉप के वीडियोस में सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगी। अब शो का रुख करते हैं। तारीख 21 नवंबर 2023, जगह इजराइल के टेल अवीव का किरिया मिलिट्री बेस, और घड़ी की सुई 2 का कांटा पार करने ही वाली थी, लेकिन लोगों की आंखों से नींद गायब थी। ये हाल सिर्फ किरिया का नहीं था, पूरी दुनिया की सांस अटकी थी। और तभी एक खबर फ्लैश हुई, इजराइल्स कैबिनेट अप्रूव्स द मच अवेटेड होस्टेज डील, यानी इजराइल की कैबिनेट ने बंधकों को छुड़ाने वाली बहुप्रतीक्षित डील पर मोहर लगा दी है। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आया। वो बोले ये सही फैसला था, लेकिन क्या, आगे विस्तार से बताएंगे और समझेंगे इजराइल हमास के बीच डील कैसे हुई, इस डील में किसको क्या मिलने वाला है और जंग की नियति पर अब कैसा असर पड़ेगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल हमास डील के ब्यौरों की। पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह कई फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। इनको हमास लीड कर रहा था। 1200 से अधिक लोगों की हत्या की और 200 से ज्यादा को किडनैप कर लिया, गाजा पट्टी ले गए। इसके बाद हमास को पता था कि इजराइल जवाब देगा, तब बंधक सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। हाल के वर्षों में गिलाड शालित इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। शालित इजरायली सेना में थे, उन्हें 2006 में हमास ने किडनैप किया था, 2011 में रिहाई की थी और बदले में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेलों से छोड़ा गया था। इन छोड़े गए कैदियों में याहिया सिनवार भी था, जो मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में हमास का लीडर है। सिनवार की कहानी हम पहले भी आपको दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। खैर, किसी बड़ी शर्त की आस में हमास ने बंधकों को सुरंगों में छिपा दिया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गुटों के पास। पूरा लेखा जोखा और पल पल का अपडेट हमास के पास रहा। इससे हमास को 2 फायदे थे। पहला, अगर इजरायली सेना उसके ठिकानों की तलाश कर लेती तब भी उन्हें सभी बंधक नहीं मिलते, इससे डील की गुंजाइश बची रहती। दूसरा, हमास ये मनवा सकता था कि असली लीडर हम हैं, बाकी गुटों तक पहुंचना है तो भी हमसे ही बात करनी होगी। पिछले 46 दिनों का घटनाक्रम देखा जाए तो पता चलता है पूरी कहानी कमोबेश इसी पैटर्न पर चली। कैसे? हमास के हमले के तुरंत बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया, हवाई बमबारी शुरू की, साथ में 3 लाख सैनिक गाजा बॉर्डर पर भेजे। इजराइल ने अपने 2 मुख्य मकसद बताए, सभी बंधकों को वापस लाना और हमास का जड़ से खात्मा। फिर 18 अक्टूबर को जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, इजराइल की कार्रवाई को सपोर्ट किया और कहा बंधकों की रिहाई मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके 2 दिन बाद ही हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया। इस समय तक इजराइल गाजा में ग्राउंड फोर्स भेजने की तैयारी कर चुका था। उसका कहना था कि हमें बंधकों की लोकेशन पता है, ग्राउंड ऑपरेशन करके छुड़ा सकते हैं। हमास बोला जमीन से हमला किया तो अपने लोगों को भूल जाना। इसी जद्दोजहद के बीच 23 अक्टूबर को 2 और इजरायली नागरिक रिहा किए गए। दोनों बुजुर्ग महिलाएं थीं, उन्हें प्रॉपर फोटो ऑप के बीच इजराइल को सौंपा गया। हमास ने यह जताया कि हमने किडनैप तो किया लेकिन उनका ख्याल भी रखा, इसीलिए हमें गुड किडनैपर्स मानो, यानी हमला रोक दो। कईयों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने साफ कहा जब तक सभी बंधक नहीं छोड़े जाते तब तक हम नहीं रुकेंगे। यहाँ पर मामला अटकने लगा। कतर में चल रही मीटिंग्स रोकनी पड़ी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में
जंग एक लेवल आगे पहुंच गई। इजरायली टैंक गाजा के अंदर घुसने लगे। शुरुआती फेज में उनका फोकस छापेमारी पर रहा। इक्का दुक्का टीम गाजा जाती, ऑपरेशन चलाकर वापस लौट आती। फिर 30 अक्टूबर को यह पैटर्न बदल गया। इजरायली सेना एक बंधक को छुड़ाने में सफल रही। इससे उम्मीद जगी कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत का फिर बयान भी आया कि हमारी क्षमता का सबूत है कि हम बंधकों तक पहुंच सकते हैं। ये ग्राउंड ऑपरेशन की अहमियत भी बताता है। यह बयान संकेत था कि फुल स्केल पर जमीनी हमला शुरू होने वाला है। इजराइल को बहाना या वाजिब कारण मिल चुका था। गौर करिए, हमने बहाना और वाजिब कारण दो शब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों एक दूसरे से कतई अलग हैं, फिर एक साथ इस्तेमाल क्यों? दरअसल कोई भी जंग सिर्फ जमीन या लोगों पर प्रभुसत्ता सौंपने के इरादे से नहीं लड़ी जाती। एक मकसद बाकियों का नजरिया बदलना भी होता है, खुद को पाक साफ साबित करना भी। द वॉर ऑफ ऑप्टिक्स। ग्राउंड ऑपरेशन पर लौटते हैं। हमास का आरोप था कि इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए बंधकों वाली बात सिर्फ एक बहाना है। जबकि इजराइल को पता था कि अंदर घुसने पर नुकसान बढ़ेगा और आम लोग भी मारे जाएंगे और जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए उन्हें एक मजबूत वजह की दरकार होगी। 30 अक्टूबर के ऑपरेशन ने उनकी मुसीबत खत्म कर दी फौरी तौर पर। इसके बाद जमीनी हमले का स्तर बढ़ता चला गया। जल्दी उन्होंने गाजा सिटी को घेर लिया। ये गाजा पट्टी की राजधानी है। इस शहर को हमास का गढ़ माना जाता है। गाजा सिटी में कई दिनों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन बंधकों का कोई अता पता नहीं था। फिर 15 अक्टूबर को इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल में घुस गई। दावा किया कि अल शिफा में हमास का कमांड सेंटर है, वहां बंधक भी हो सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए फुल कंट्रोल। अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें हजारों की संख्या में मरीज और शरणार्थी थे, कई नवजात बच्चे भी। आरोप लगे नाकाबंदी के चलते 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बोला अल शिफा कब्रिस्तान में बदल रहा है। पूरी दुनिया से लानत मलानत आने लगी। अमेरिका तक ने हाथ पीछे खींच लिए। सबूत लाने की जिम्मेदारी इजराइल की थी। उन्हें यह साबित करना था अब कि अस्पताल में हमास था या है और वहां आतंकी गतिविधियों के निशान मिले। फिर इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने सिलसिलेवार ढंग से कई वीडियो रिलीज किए। कुछ में हथियार और लैपटॉप की बरामदगी दिखाई गई। कुछ वीडियो अस्पताल के पास के सुरंगों के थे। दावा किया गया कि इनका संबंध हमास से है। हमास बोला ये झूठ है, IDF प्रोपेगेंडा फैला रही है, हथियार ये लेकर आए हैं। कोई भी स्वतंत्र संस्था किसी के भी दावों की पुष्टि नहीं कर सकी। IDF ने कुछ पत्रकारों को अल शिफा में जाने की इजाजत दी, लेकिन उन्हें उन्हीं जगहों पर जाने दिया जहां IDF चाहती थी। फिर 17 नवंबर को अल शिफा के पास 2 महिला बंधकों की डेड बॉडी मिली। IDF ने कहा हमारे पहुंचने से पहले उन्हें मार दिया गया और हमास का दावा कि इसमें से एक इजराइल की बमबारी में मारी गई। ये घटना बहुत बड़ी थी। इससे इजराइल और हमास दोनों पर दबाव बढ़ा। हमास को बचने की उम्मीद खोने का डर था, जबकि इजराइल में पीड़ित परिवारों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ब्रिंग बैक होम का नारा आंदोलन में बदल रहा था। आम जनता का इसे सपोर्ट मिल रहा था। बंधकों में कई अमेरिकी नागरिक भी थे, वहां भी कैंपेन जोर पकड़ रहा था। लेकिन इजराइल सरकार युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं थी। हमास बंधकों के बदले सारे फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी मांग रहा था। इजराइल इस पर भी राजी नहीं था। फिर हर रोज कतर में बातचीत होती रही। 2 बंधकों की बॉडी मिलने के बाद इसमें तेजी आई। 21 नवंबर को सुबुगाहट बढ़ी। कहा गया किसी भी वक्त डील का ऐलान हो सकता है। कतर में बात तय हो चुकी थी, लेकिन इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बिना इस पर अमल नहीं हो सकता था। 21 नवंबर की रात करीब 9 बजे कैबिनेट बैठी। कई लोग सहमत नहीं थे, उन्हें मनाया गया। मोसाद चीफ डेविड बर्निया, शिन बेत चीफ रॉनिन ब्रार और IDF चीफ हर्जी हलेवी ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि हमारा मकसद इससे प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल डील को फाइनल करना सही रास्ता है। आखिरकार रात के 2 बजे वोटिंग हुई। कुछ मंत्री वोटिंग से पहले ही कमरा छोड़कर निकल गए। 3 ने खिलाफ में वोट दिया। किसने किसने? गृह मंत्री बेन ग्वेर, वित्त मंत्री बेयालेल स्मोत्रिच और सेटलमेंट मिनिस्टर ओरित स्ट्रोक। हालांकि इस विरोध के बावजूद प्रस्ताव पारित हो गया। डील में क्या तय हुआ? 4 दिनों का संघर्ष विराम। इस दौरान हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा। अगर संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाई गई तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 10-10 बंधक और छोड़े जाएंगे। बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकता है। सरकार ने 300 कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 150 चुने जाएंगे। अधिकतर महिलाएं और बच्चे होंगे। सबकी उम्र 14 से 59 बरस के बीच है। उन पर क्या इल्जाम है? हत्या का प्रयास, बम फेंकना, धमाका करना, पत्थरबाजी, चरमपंथी संगठनों से लिंक, आगजनी और दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना। डील के बाद कितने और बंधक बचेंगे? अभी तक कुल 244 की पुष्टि हो चुकी, जिसमें से 4 को हमास ने छोड़ दिया है, 1 को IDF ने छुड़ाया और 2 की डेड बॉडी मिली। अब बचे 237। अगर तय डील के मुताबिक 50 को छोड़ा गया तब 187 और बच जाएंगे, जिसमें अधिकतर सैनिक और इजरायली नागरिक होंगे। पहले चरण में महिलाएं, बच्चे और दोहरी नागरिकता वाले लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। और क्या होगा? संघर्ष विराम के दौरान इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। दक्षिणी गाजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। उत्तरी गाजा में रोजाना 6 घंटे तक इजरायली ड्रोन उड़ सकते हैं। डील के तहत हमास ने दूसरे गुटों के कब्जे में कैद बंधकों को तलाशने का वादा किया। इस बात पर भी राजी हुआ कि हत्या के आरोपियों की रिहाई नहीं मांगेगा।
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी बंधक अभी भी गाजा में ही रहेंगे। डील में उनके लिए कोई बात नहीं हुई है। और क्या है, 24 घंटों तक कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। जानकार कहते हैं कि कैबिनेट का फैसला पलटने के आसार ना के बराबर है। यानी 23 नवंबर की सुबह से संघर्ष विराम चालू हो जाएगा। उसके बाद ही बंधकों की रिहाई शुरू होगी। पहले चरण में हमास बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले करेगा, फिर उन्हें आईडीएफ को सौंपा जाएगा। उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें मेडिकल सेंटर में रखा जाएगा, जहां वे अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। फिर मेडिकल और डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। फाइनल ब्रीफिंग के बाद उन्हें अपने घर जाने की इजाज़त होगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जंग खत्म होने वाली है? उम्मीद तो है, पर आशंकाएं ज़्यादा हैं। डील में कतर और इजिप्ट की भूमिका अहम रही। हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप कतर में ही बैठती है, जबकि इजिप्ट पहले भी कई समझौतों में शामिल रहा है। बाइडन ने दोनों को शुक्रिया भी कहा। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने कहा, समझौते से भरोसा पैदा हुआ। युद्ध और रक्तपात रोकने की बुनियाद बन सकता है ये समझौता। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू कुछ और राय रखते हैं। वो कहते हैं, ये युद्ध का अंत नहीं, हम अपने लक्ष्य पर कायम हैं। सुनते हैं नेतन्याहू को। אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. ואני מבקש להעביר כאן שוב, המלחמה נמשכת, המלחמה תימשך עד שנשיג את כל יעדינו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו, ולהבטיח שביום אחרי החמאס, עזה לא תאיים יותר על ישראל, לא יהיה בה שום גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, ושמאיים על מדינת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויחד ננצח. डील की कहानी समझ ली। अब एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। विस्तार से समझने के लिए हमने दो एक्सपर्ट से बात की। पहले एक्सपर्ट हैं बिट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर। हमने इनसे सवाल पूछा, कुछ समय पहले तक इजराइल और हमास अपनी शर्तों पर अडिग थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, फिर अचानक इतना बड़ा समझौता कैसे हुआ? क्या वे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से झुके हैं? ये जो समझौता अभी हम देख रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। अमेरिका, या फिर ये कहें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पर्सनल एफर्ट है। जब से ये खबर आई है समझौते की, तब से इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो रॉयटर्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, एक बहुत ही स्पेसिफिक पूरा टाइमलाइन दिया है अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA के चीफ और अमेरिका के जो स्पेशल मिडिल ईस्ट एनवॉय है, एक डिप्लोमेट है जिनको अमेरिका की पॉलिसी मिडिल ईस्ट की तरफ जो उसको प्रमोट करने के लिए रखा गया है, ब्रेट मैकगर्क। इन सारे डेडिकेटेड ऑफिशियल्स ने कतर और इजिप्ट के साथ मिलके पिछले 1.5 महीने में बहुत ही सीक्रेट खुफिया डिप्लोमेसी चलाई है। एक बहुत ही छोटी टीम कतर की तरफ से भी रही है, जो डायरेक्ट कतर के रूलर, जो अमीर है कतर के, अमीर अल थानी, उनको और कतर के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे थे। सो कतर की तरफ से एक छोटी टीम और अमेरिका की तरफ से एक छोटी टीम, इन लोगों की तरफ से 1.5 महीने का एफर्ट चला है। और 15 तारीख को ऐसा अन्वेषण हमें मिल रहा है कि 15 तारीख के आसपास ये डील के फाइनल चीजें दोनों टीम्स की तरफ से निगोशिएट करी गई थी। तो पब्लिकली हमें नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5 महीने से कोशिश जारी थी कि इस तरह का एक समझौता हो पाए। जिस तरह की उम्मीद
पूरी दुनिया की तरफ से हो रही थी कि एक सीज फायर हो गई, ये सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 दिन के पॉज के बाद अगर और कोई समझौता नहीं होता तो 5वें दिन से लड़ाई फिर से जारी, और इजरायली आर्मी भी जहां है वहां से पीछे नहीं हट रही है। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि दोनों तरफ के लड़ाकू पीछे हो जाएंगे, इजरायली आर्मी पीछे हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि 4 दिन का पॉज होगा, 50 जो बंधक हमास के पास है उनको छोड़ा जाएगा, महिलाओं और बच्चों को। 150 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ा जाएगा इसराइल की तरफ से। इसराइल ने 300 बंधकों की लिस्ट जारी कर दी है, जैसे कि उनका एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी बंधक को वो छोड़ना चाहते तो उनको 24 घंटे का टाइम देना होता है कि कोई भी इजरायली नागरिक इसराइल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी उस कानूनी जरूरत को पूरी करने के लिए एक लिस्ट निकाल दी है 300 बंधकों की, जिनमें से 150 मुझे लगता है कल तक शायद छोड़े जाएंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगा। लेकिन अगर हम कतर के प्राइम मिनिस्टर और कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्वीट्स देखें तो उन्होंने एक ऐसा छोटा सा एक हिंट दिया है कि हो सकता है कि इससे रास्ता खुले एक प्रॉपर सीज फायर का, लड़ाई को, युद्ध को बंद करने का। अगर इस डील की तुलना गिलाड शालित प्रकरण से करें तो हमास को बड़ा नुकसान हुआ है। तब एक के बदले 1000 से ज्यादा कैदी छुड़वाए थे, इस बार 50 बंधकों के बदले 150 रिहा हो रहे हैं। इस पूरी डील को किस तरह देखा जाना चाहिए? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इस डील को गिलाद शालित को रिहा करने की जो डील हुई थी उससे कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। वो जो डील हुई थी वो एक पीस टाइम पे हुई थी। उस डील के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि इसराइल की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा अटैक नहीं था। उस अटैक के रिटेलिएशन में 6 हफ्ते से बहुत ही इंटेंसिव ग्राउंड वॉर नहीं हो रहा था। सो गिलाद शालित के वक्त पर इसराइल की सरकार भी अलग थी। सो बहुत सारे फैक्टर्स उस टाइम अलग थे। जो इजरायली गवर्नमेंट थी उस टाइम, उसमें राइट विंग का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना आज की सरकार पे है। हमास के पास सिर्फ एक मुद्दा था उस टाइम, वो था कि उन्होंने बहुत ही हार्ड बार्गेन किया, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली नेगोशिएट किया था। आज के वक्त में दोनों साइड्स ने अमेरिकन प्रेशर में ये डील साइन करी है। पलड़ा इसराइल का थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि इसराइल ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाने की कोई सहमति नहीं दी है। हमास को कोई एक लॉन्ग टर्म सीज फायर नहीं मिला है अभी तक। 4 दिन बाद लड़ाई हो सकता है फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ शुरू हो जाए, और जैसा आपने कहा 50 के बदले 150 फिलिस्तीनी मिल रहे हैं। अगर हम सिर्फ सुपरफिशियली देखते हैं तो गिलाद शालित की को छुड़ाने की जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुकाबले ये हमास के लिए बहुत ही कम फायदे वाला एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन हमें वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंटेक्स्ट बहुत अलग है। उसके पीछे की पूरी कहानी, आज की जो रियलिटी है, इसराइल की जो सरकार है, लड़ाई, हमास का अटैक, बहुत कुछ बहुत अलग है इस वक्त। नेतन्याहू को कैबिनेट का अप्रूवल लेने में काफी मुसीबत झेलनी पड़ी। रिपोर्ट्स हैं कि मीटिंग में मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई। बेन ग्विर समेत 3 ने प्रस्ताव के खिलाफ जैसा बताया वोट डाला। इस तकरार का इजराइल की घरेलू पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर की आखिरी कील उनके तख्त में साबित हो सकती है? ये डील डायरेक्टली नेतन्याहू सरकार के फ्यूचर पे उतना असर नहीं डालेगी। नेतन्याहू सरकार के फ्यूचर पे हमास के सरप्राइज अटैक का जो असर हुआ है उसके मुकाबले ये डील उतनी बुरी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि इतामार बेन ग्वीर हो या उनके साथ जो एक्सट्रीम राइट विंग के लीडर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली इस बात का, इस डील के खिलाफ थे। वो अभी भी हैं, उन्होंने वोट भी किया उसके खिलाफ, और वो आगे किसी भी पीस ट्रीटी का ऑपोजिट को के खिलाफ रहेंगे, उसको अपोज करते रहेंगे। उसका कारण ये है कि उनकी जो अपना वोट बैंक है, ये जो राइट विंग पार्टीज हैं इसमें, चाहे वो ज्यूइश होम हो या बाकी पार्टीज हो, उनका जो अपना वोट बैंक है वो एक ऐसा वोट बैंक है जो ग्रेटर इसराइल, एरिड्स इसराइल में विश्वास करता है। उनके लिए फिलिस्तीनियों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए और वेस्ट बैंक और गाजा में भी एक कंप्लीट इजरायली स्टेट आ जाए, ये उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है।
वो इस लड़ाई को ऐसे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हमास का खात्मा किया जा सके। जितना हो सके वो इस बात के लिए भी पुश करेंगे और हमने रिपोर्ट्स पहले ही देखी हैं कि इतामार बेन-ग्विर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे प्रेशर डाल रहे हैं कि गाज़ा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, गाज़ा की पॉपुलेशन को साउथ गाज़ा में भेज दिया जाए और नॉर्थ गाज़ा को एक तरह से खाली कर दिया जाए। अम, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म हुआ था इस बात का कि नेतन्याहू सरकार ने बोला कि ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है। लेकिन इस तरह का प्रेशर राइट विंग लीडर्स, राइट विंग जो मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन्होंने कंटिन्यूअसली बनाया हुआ है। इसी वजह से उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ है इसका भी अपोज़ किया है। वो चाहते हैं कि लड़ाई को उसके खात्मे तक लेके जाया जाए और हमास को जितना हो सके नेस्तनाबूद कर दिया जाए। लेकिन क्या इसकी वजह से नेतन्याहू सरकार के एक्जिस्टेंस पे सवाल उठेगा? सिर्फ इस डील की वजह से नहीं। जो नेतन्याहू सरकार के ऊपर खतरा है सरप्राइज अटैक की वजह से वो अभी भी है। अभी वो सारा डिस्कशन बैक फुट पर है क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा सरकार के लिए और इजरायली पब्लिक के लिए है इस लड़ाई का खात्मा और जितना हो सके सेफली सारे बंधकों को वापस लाना। सरकार के फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन इस लड़ाई के बाद स्टार्ट होगा और इस पीस डील का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं। कतर ने कहा कि इस डील से युद्ध के खात्मे की उम्मीद बढ़ गई है, जबकि नेतन्याहू जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं। हमास कह रहा है हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ऐसे में जंग का भविष्य क्या दिखता है? क्या इस डील से शांति का रास्ता निकल सकता है? एक पॉजिटिव स्टेप इसलिए कहा जा सकता है इसको कि अभी तक वॉर जो चल रहा है वो काफी इंटेंस एक तरह से फाइटिंग चल रही है, जिसमें काफी सारे पैलेस्टीनियंस की जानें गई हैं। कुछ इजरायली सोल्जर्स, तकरीबन 60 से 70 इजरायली सोल्जर्स की भी जानें गई हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 दिन का अगर युद्ध विराम होता है उसमें क्या होता है, कितनी चीजें जो अभी एग्री किया है, डील में एग्रीमेंट की बात कही गई है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचने की बात कही गई है, या फिर इसराइल के जो सिटीजन्स जो हमास के बंधक बने हुए हैं अभी, वो कितने छूट के आते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। और फिर हमास ने भी इसमें थोड़ा हमास का ये पॉजिटिव या फायदा ये भी है कि इसराइल भी ने कहा है कि वो भी कुछ जो प्रिजनर्स हैं, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, खास करके वुमेन और अंडर एज मतलब बच्चे पैलेस्टीनियंस जो इजरायली जेल में हैं, उनको इसराइल कुछ लोगों को छोड़ेगा। उसमें नंबर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो कहाँ तक ये तीनों स्टेप्स सक्सेसफुल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। तो अभी बहुत ही एक पहल कही जा सकती है कि पॉजिटिव पहल है, बट इसके बेसिस पे ये कहना कि युद्ध एक एंड की तरफ जा रहा है या दोनों साइड में कुछ युद्ध को लेके थकान की बात है, वैसा मैं अभी नहीं समझता हूँ। अगर ये इस डील से एक चीज तय हो गई है कि एक बार हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि कतर का क्या रोल है इसमें। कतर एक ऐसी पावर की तरह उभर रहा है, एक माइनर पावर की तरह उभर रहा है जो प्रॉब्लम्स को रोकने पे इतना फोकस नहीं करता, बल्कि एक बार कोई प्रॉब्लम इमर्ज हो जाए उसके सोल्यूशन पे फोकस करता है। कतर के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस बात में नहीं है कि वो कोई कन्फ्लिक्ट को उभरने नहीं देगा। कतर के डिप्लोमेटिक पावर एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स उभरे और कतर उनका सोल्यूशन निकालेगा। ये डील भी इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि कैसे कतर ने शुरुआत करी और अमेरिका के पास जाके कहा कि आप भले ही हमसे नाराज रहे हैं कि हमने हमास का सपोर्ट किया है, हमने हमास के ऑफिशियल्स को यहाँ रखने की जगह दी है, लेकिन आज हम उसी कनेक्शन का यूज करके आप जो चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, और वो है अपने डुअल सिटीजन्स की रिहाई। कतर कोशिश करता रहेगा कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो, बट लड़ाई इस तरह से खत्म हो कि जिसमें कतर अपने आप को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर की तरह दिखा सके। अगर लड़ाई उस हद तक जाती है कि हमास का खात्मा हो जाए, जो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन जितना हमास वीक होता जाएगा उतना ही कतर के पास नेगोशिएट करने के लिए, बीच बचाव करने की ताकत कम होती जाएगी। एक ये है कतर की तरफ से और हमास की तरफ से। हमास नहीं चाहता कि लड़ाई लंबी चले,
लेकिन हमास को भी अपना अस्तित्व बचाना है। तो हमास नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह देखे कि हमास गिड़गिड़ा रहा है लड़ाई खत्म करने के लिए। हमास चाहेगा कि अगर लड़ाई बंद होती है तो वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर सके कि किसी और पावर ने, चाहे वो अमेरिका हो या कतर हो, उन्होंने मीडिएट किया, हमने एक्सेप्ट किया सीज फायर। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने रिक्वेस्ट करा लड़ाई रोकने के लिए। यही चीज अप्लाई होती है इसराइल की तरफ। नेतन्याहू ने अपनी एक इमेज बनाई है, नेतन्याहू की सरकार की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज है, और उस इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा था हमास के सरप्राइज अटैक की वजह से। तो नेतन्याहू सरकार बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो दिखे कमजोर। तो अगर लड़ाई बंद होगी तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का, स्पेसिफिकली अमेरिका का आना पड़ेगा। जब तक वो प्रेशर नहीं आता, हमास ये लड़ाई बंद नहीं करेगा। और वो जो प्रेशर आएगा वो दो तरह से आ सकता है। एक है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, जो हमने पिछले 6 हफ्तों में देखा है कि शुरू में कैसे पब्लिक ओपिनियन इसराइल की तरफ बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक था। अब धीरे धीरे फिलिस्तीनियों की तरफ सिंपैथी बढ़ती जा रही है। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है फिलिस्तीन में, गाजा में स्पेसिफिकली, उसका नंबर 14,000 क्रॉस कर चुका है। एस्टिमेट है कि कल तक शायद 15,000 पहुंच जाए। जिस तरह ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जो कि डेफिनेटली बढ़ेंगे, जिस तरह की बमबारी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, उतना इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन सरकारों का और आम जनता का फिलिस्तीनियों के फेवर में बढ़ेगा। उतना प्रेशर अमेरिका का इसराइल की तरफ होगा सीज फायर करने का। ये बिल्कुल सही है कि इस अमेरिका के प्रेशर की वजह से ही इसराइल करेगा जब भी लड़ाई रोकेगा। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जब तक इसराइल को ये नहीं लगता कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, तब तक वो लड़ाई नहीं रोकेगी। ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसराइल की आर्मी रेगुलरली अपडेट्स देती है ट्वीट्स में। जैसे आज भी उनका अपडेट था कि आज उन्होंने 400वीं टनल नहीं तो 400 एंट्री एक टनल के लिए उन्होंने आज डिस्ट्रॉय करी है। इसराइल चाहता है कि वो इस तरह के कुछ फैक्ट्स बता सके अपनी पब्लिक कि हमने कितने टनल्स डिस्ट्रॉय किए हैं, हमने कितने बंधक रिहा कराए हैं, और हमने कितने हमास के लीडर्स को या तो मारा है या अरेस्ट किया है। जब तक वो थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचता, इसराइल अमेरिका के प्रेशर के बावजूद लड़ाई नहीं रोकेगा। लेकिन जब भी इसराइल वो लड़ाई रोकेगा, उसके लिए अमेरिका का प्रेशर भी बहुत जरूरी होगा। तो ये दोनों चीजों को एक साथ आना। अब जंग के अपडेट भी जान लेते हैं। हॉस्टेज डील के बाद भी इजराइल ने हमला जारी रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील की शर्तें 23 नवंबर की सुबह से लागू होंगी। इजराइल उससे पहले पर्याप्त बढ़त हासिल कर लेना चाहता है। एक अपडेट साउथ अफ्रीका से है। 21 नवंबर को वहां की संसद में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ता खत्म करने और दूतावास को बंद करने की मांग थी। प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। हालांकि इसको लागू करने का फैसला सरकार लेगी। साउथ अफ्रीका 6 नवंबर को ही इजराइल में अपना दूतावास बंद कर चुका है। दोनों देशों के संबंधों का इतिहास क्या है? साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल की स्थापना के पक्ष में वोटिंग की थी। मई 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि इजराइल ने उनकी रंगभेद की नीतियों का विरोध किया। फिर अक्टूबर 1973 में चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ। अरब देशों ने इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तब उसने साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ते मजबूत किए। 1986 में दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों ने साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाए। इजराइल ने तब मना कर दिया, फिर अमेरिका के दबाव में झुका। 1994 में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। उनके साथ भी संबंध ठीक रहे, पर मंडेला का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा था। मंडेला की पार्टी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC और यासिर अराफात की फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच अच्छे ताल्लुक थे। ANC आज भी सरकार में है। फिलिस्तीन को लेकर उनका सपोर्ट भी बरकरार है। जाहिर तौर पर इसका असर इजराइल के साथ संबंधों पर पड़ता है। हाल की जंग में साउथ अफ्रीका ने खुले तौर पर इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लगाए और वे नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी खड़ा करना चाहते हैं। एक दिलचस्प बात और जानिए, यही साउथ अफ्रीका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर अमल करने से कन्नी काट चुका है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, जिसकी दिलचस्प कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। ललन टॉप अड्डे का दिल्ली का न्योता मत भूलना, जो साल भर कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में कहते रहते हो मिलना है, बतियाना है। यही वो सालाना मौका है, यही वो सालाना जलसा है। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके
रजिस्ट्रेशन कराना होगा।